नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सरल है, आप डरिए मत, आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। सबसे पहले जो है हमें देखते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। ठीक, सबसे पहला जो टॉपिक है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। कोई भी अधिनियम बनाया जाता है, अगर आप अधिनियम की मूल पुस्तक लेते हैं तो अधिनियम को बनाने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, अधिनियम में पहले पॉइंट में ही उसके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं या उद्देश्य दिए हुए हैं। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका मूल उद्देश्य क्या था, मानव अधिकारों का अच्छे से या सही तरीके से क्या करना है, संरक्षण करना है। ठीक, क्या करना है, मानव अधिकारों का अच्छे से या सही तरीके से क्या करना है, संरक्षण करना है। प्रश्न ये था कि अच्छे से संरक्षण कैसे किया जाएगा। अच्छे से संरक्षण करने के लिए इस अधिनियम में जो है बाकायदा उद्देश्य में शामिल करता है कि एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार क्या होगा, आयोग होगा। तो उद्देश्य में क्या लिखेंगे आप, मानव अधिकार के अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना करना, राज्य स्तर पे राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना करना, राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना करना। इसके अतिरिक्त जो है तीसरा जो है मानव अधिकार न्यायालय, मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना करना। ठीक, अब इससे क्या होगा, देखिए जो न्यायालय होता है उसमें बहुत सारे केस आते हैं, इसलिए कोई उसमें होता क्या है कि कोई मामला जो है मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ है तो तत्काल उसमें क्या नहीं हो पाता, न्याय निर्णय नहीं हो पाता। और कभी कभी कहा जाता है कि अगर न्याय में देरी हो रही है तो वह भी एक प्रकार से क्या है, अन्याय है। इसलिए स्पेशली जो मानव अधिकारों से जुड़े मामलों के लिए एक मानव अधिकार न्यायालय स्थापित कर दिया जाएगा जो केवल मानव अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों को क्या करेगा, देखेगा। इससे होगा क्या कि मानव अधिकारों से जुड़े जितने भी मामले हैं उन पर तत्काल क्या मिल जाएगा, आपको न्याय निर्णय मिल जाएगा। तो मूल उद्देश्य क्या है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का मूल उद्देश्य क्या है, मानव अधिकारों का सही तरीके से या अच्छे तरीके से संरक्षण करना, जिसके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना करना, राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना करना और मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना करना। यह इसका मूल क्या है, उद्देश्य है। अगला जो प्रश्न है कि मानव अधिकार क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है मानव अधिकार क्या है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आप क्या करेंगे, होता क्या है कि हम ये समझते हैं कि मानव अधिकार क्या है, उसका आंसर हम सही लिखेंगे। हर कोई व्यक्ति सही लिख सकता है, ओपन राइटिंग है। लेकिन होगा क्या कि अगर उसने मेंशन कर दिया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में उल्लेखित मानव अधिकार के संबंध में लिखें, वहां पर मामला फंसेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उस समय आपको रटना पड़ेगा। ठीक, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको देखिए पीएससी अलग है और सामान्य परीक्षाओं को देना अलग है, यहाँ पर क्या होता है सबसे आगे आपको दौड़ना होता है। इसलिए आप ओपन राइटिंग ना करके, जो आपकी समझ है उसके आधार पर आंसर राइटिंग ना करके, जो अधिनियम में लिखा हुआ है उसको आप रट लीजिए अगर आपको अच्छे से अंक लेके आना है। तो अधिनियम क्या कहता है, मानव अधिकार क्या है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है मानव अधिकार प्राण, स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्ति की गरिमा संबंधित ऐसे अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं। अब संविधान में कहाँ कहाँ मानव अधिकारों की बात कही गई है, याद रखिएगा, मूल अधिकार में कहा गया है। स्पेशली कहा गया है, मूल अधिकार में कहा गया है, या कहाँ कहा गया है, नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है। ठीक, तो मानव अधिकार क्या है, ऐसे अधिकार हैं जो कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं, मूल संविधान से आपको प्रदान किए जाते। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा की शर्तें। यूनाइटेड नेशन में 3 शर्तें बनाई गई थी जिसमें मानव अधिकारों से जुड़े मामलों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। उसमें जो बातें हैं वह भी क्या है, मानव अधिकार हैं और भारतीय न्यायालय द्वारा क्या है, प्रवर्तनीय है, या भारतीय न्यायालय द्वारा जिनको लागू किया जाता है उन सभी को क्या कहा गया है, मानव अधिकार कहा गया है। यह अधिनियम कहता है, आपको इसको रटना है। अगर व्यवहारिक पक्ष में आप समझना चाहते हैं मानव अधिकार क्या है, तो सामान्य शब्द है कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं, उनको हम मानव अधिकार कहते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि मानव अधिकार और मूल अधिकार क्या है, एक है। कुछ का कहना है कि मानव अधिकार अर्थात क्या है, मूल अधिकार। ठीक, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं।
समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि जब संविधान के निर्माण किया गया तो वहाँ पर प्रयास किया गया था कि जितने भी मानव के मूल अधिकार हैं उसको क्या करना चाहिए, मूल अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मूल अधिकार में अगर उसको शामिल कर दिया गया तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है और राज्य के लिए अनिवार्य हो जाता है उसको क्या करे, लागू करे। इसलिए संविधान वेत्ताओं ने क्या किया, जो महत्वपूर्ण अधिकार थे उनको ही मूल अधिकार में क्या किया है, शामिल किया है। ठीक, इसलिए केवल मूल अधिकार ही मानव अधिकार है ऐसा आप समझते हैं तो गलत है। मूल अधिकार मानव अधिकार के एक छोटा सा केवल क्या है, पक्ष है। छोटा सा क्या है जी, पक्ष है। जैसे आपको समझ में नहीं आता तो मूल अधिकार में आप मानव अधिकार में देखिए, व्यक्ति को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर मैं इस जीवन में आता हूं तो मुझे जानने का हक है, मुझे शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, हक है। इसलिए वह भी क्या होना चाहिए, मानव अधिकार। लेकिन क्या शिक्षा का अधिकार मूल संविधान में, मूल अधिकार में शामिल किया गया था? नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो है जो स्थिति थी ऐसी नहीं थी कि हम शिक्षा को पूर्ण रूप से लोगों को क्या कर सकें, उपलब्ध करा सकें। समय आया जब हम उपलब्ध करा चुके थे तो उसको क्या कर दिया गया, मूल संविधान में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो मूल अधिकार मानव अधिकार के केवल एक क्या है, एक छोटा सा क्या है, पक्ष है। समझ में? अब स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या आपको मूल अधिकार स्वास्थ्य का अधिकार देता है? नहीं देता है, हाँ या नहीं? भोजन का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भोजन का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी भी भोजन का अधिकार आपके देश में मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया है, केवल उसको वैधानिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। दोनों अलग अलग बातें हैं। समझ में आए? तो मानव अधिकार केवल मूल अधिकार ही मानव अधिकार है ऐसा आंसर राइटिंग आप नहीं करेंगे। आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि जो बातें मूल अधिकार में दी गई हैं वह मानव अधिकार हैं, लेकिन मूल अधिकार ही मानव अधिकार है ऐसा कहना गलत है। मानव अधिकार का दायरा व्यापक होता है। ठीक, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और उनका लाभ व्यक्ति को मिलना चाहिए। ठीक, आप खड़े रहिए और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी मूलभूत आवश्यकता है, यह अधिकार मुझे होना चाहिए, तो आपका क्या है, मानव अधिकार है। जैसे मुझे लगता है कि मैं स्वच्छ पर्यावरण में रहूं तो वह आपका क्या हो जाएगा, मानव अधिकार हो जाएगा। ठीक, मुझे अगर बोलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तो वह मेरा क्या हो जाएगा, मानव अधिकार हो गया। ठीक, मुझे समानता का अवसर मिलना चाहिए, मुझे विकास का अवसर मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मानव अधिकार को आप सीमित शब्दों में परिभाषित नहीं कर पाएंगे। समय, देश काल, परिस्थितियों के हिसाब से मानव अधिकार क्या होते जाता है, धीरे धीरे व्यापक होते जाता है। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही होता है कि अधिक से अधिक मानव अधिकार को क्या कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। यही राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर है। लोकतंत्र में जो है मानव अधिकारों पे क्या होता है, राज्य आगे बढ़ता है, और राजतंत्र में मानव अधिकारों की स्थिति नगण्य होती है। समझ में आया? तो मानव अधिकार क्या है, आपको जो लगता है, जैसे मुझे लगता है कि मुझे स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए, वह आपका मानव अधिकार है। ठीक, मुझे पोषण का लाभ मिलना चाहिए, मतलब पर्याप्त मात्रा मुझे क्या मिले, पोषक आहार मिले, तो आपका मानव अधिकार मिल सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे शिक्षा का अधिकार मिले, वह भी आपका मानव अधिकार। अगर मुझे समान रूप से विकास का अवसर मिलना चाहिए, वह भी आपका क्या है, मानव अधिकार है। फंडा क्लियर हुआ? तो मानव अधिकार क्या होते हैं, समझ में आ गए? सामान्य शब्दों में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उसको हम मानव अधिकार कहते हैं। उसमें से एक छोटा सा भाग क्या है, आपका मूल अधिकार है। ये आपकी सामान्य परिभाषा है, लेकिन इससे नंबर हो सकता है आंसर राइटिंग में बिखरावा जाएगा और सामने वाले को लगेगा कि इसमें मैं नंबर ना दूं, मतलब पूर्ण अंक ना दूं, तो बिल्कुल वो आपका नंबर क्या कर सकता है, काट सकता है। इसलिए आप इसको चुपचाप लिख लीजिएगा, जैसा जो आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कहता है उसको रट लीजिए। मानव अधिकार प्राण, स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्ति गरिमा संबंधित ऐसे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय परत संविधा की शर्तें, अंतर्राष्ट्रीय परत संविधा की शर्तें जो हैं यूनाइटेड नेशन जो आपका है, ठीक, उसकी आम सभा में इसको क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। और जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, कभी कभी आपका जो न्यायालय है, भारतीय न्यायालय है, वह भी क्या करता है, आपको मानव अधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है। जैसे वो मेनका गांधी वाद आपने सुना होगा। ठीक, ये सब ऐसे वाद हैं जिनके माध्यम से लोगों को क्या दिया गया है, अधिकार दिए गए हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, मानव अधिकार कहते हैं। ठीक, अब आपके ऊपर आपको जैसा लगता है आप वहाँ पर आंसर राइटिंग कर लीजिएगा। पहले से उद्देश्य मैंने लिखा था कि क्या होगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा, राज्य स्तरीय मानव अधिकार होगा, और आपका क्या होगा, मानव अधिकार न्यायालय होंगे। ठीक, उसी को हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं
और प्रश्न भी ऐसे आएंगे। तो आपके पास 2 प्रश्न अभी तक बन गए कि एक मानव अधिकार का उद्देश्य क्या है, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या हो गया, मानव अधिकार क्या है, 2 प्रश्न हो गए। इसकी आप तैयारी कर लीजिए। अगला जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। लिख लीजिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसको अपन जो है सेक्शन वाइज या धारा वाइज नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आंसर राइटिंग में जो है आपको वैसा नहीं देगा कि धारा 6 क्या है, धारा 7 क्या है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। उसमें बाकायदा जो है आपको सिस्टमेटिक प्रश्न पूछेगा। जैसे वो पूछेगा राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है आपका आयोग, ठीक है, इसके गठन के संबंध में पूछ सकता है, इसकी संरचना के संबंध में पूछ सकता है, किसके संबंध में पूछ सकता है, संरचना के संबंध में पूछ सकता है। चूंकि उसने संरचना दे दिया तो इसमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, ठीक, उसके संबंध में पूछ सकता है। अगर उसने नियुक्ति दे दिया तो उनके पद मुक्ति के संदर्भ में पूछ सकता है। यदि पद मुक्ति दे दिया तो ये आपको पूछ सकता है कि पदावधि कितने साल तक क्या कर सकते हैं सदस्य अध्यक्ष वहाँ पर आयोग में कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक, पद मुक्ति मतलब हटाने की प्रक्रिया। तो इतने सारे प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद आपको पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य क्या हैं। ठीक है, एक प्रश्न हो सकता है। ध्यान से देखिए, प्रश्न पूछेगा सामान्य राष्ट्रीय मानवाधिकार के गठन के संबंध में लिखें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है, प्रश्न हो सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कैसी होती है या उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक, उनको पद मुक्त कैसे किया जाता है और पदावधि कैसे होती है। ठीक, इसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके अतिरिक्त जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य जो हैं इसको पूछ सकता है। उसके बाद आयोग की क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, इसको पूछ सकता है। या आयोग जो अन्वेषण करता है, ठीक, अन्वेषण या आयोग जो है जांच करता है, उसकी प्रक्रिया पूछ सकता है। इतने सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार के अंतर्गत। मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। ठीक, क्या हो सकता है, गठन क्या है, संरचना, नियुक्ति, पदमुक्ति, पदावधि, राष्ट्रीय मानव अधिकार के कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, अन्वेषण या जाँच। ठीक, या कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिस पे मैं डिस्कस करूँगा। एक एक करके आप देख लीजिए। देखिए, इसको घबराइए मत, अधिनियम कोई कठिन टॉपिक नहीं होता है, सबसे सरल टॉपिक होता है। अगर आप अधिनियमों को समझना चाहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा कहीं पर भी, बिल्कुल आसान है। चलिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले राष्ट्रीय, देखो मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ा रहा हूँ, राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक, अधिनियम जो कहता है, याद रहेगा। चलिए अगला लिखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन, गठन कैसा होगा, गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या है, गठन। ठीक, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन केंद्रीय सरकार करेगी। कौन करेगी, केंद्रीय सरकार। ये सब की पॉइंट हैं, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हो। अब ये सब यही तो देखना होता है अधिनियमों में। अब ऑब्जेक्टिव का प्रश्न क्वेश्चन है नहीं, इसलिए आप उसको गंभीरता से नहीं ले रहे होंगे, लेकिन प्रश्न आपको पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे आयोग होते हैं जिनका गठन राष्ट्रपति करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कभी कभी गठन कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। कुछ ऐसे संस्थाएं होती हैं जो अधिनियम के माध्यम से स्वतः ही क्या जाती हैं, स्थापित हो जाती है। उसमें स्पष्ट लिख देता है कि जिस तारीख से अधिनियम लागू होगा उस तारीख से ही क्या होगा, आयोग को गठित माना जाएगा। तो अधिनियमों में बाकायदा उल्लेखित करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाकायदा लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करेगा, केंद्रीय सरकार करेगी। कौन करेगी, केंद्रीय सरकार करेगी। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये हो गया क्या, गठन। क्या हो गया जी, गठन हो गया। कौन करेगा गठन, केंद्रीय सरकार करेगी। उसके बाद अगला जो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार की आयोग की क्या संरचना क्या है या स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, ये आपका प्रश्न पूछ सकता है, जिसके बारे में जो है सेक्शन 3(2) में उल्लेखित किया गया है। ठीक, तो उसमें जो संरचना में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा। एक क्या होगा जी, अध्यक्ष। अब प्रश्न है कि अध्यक्ष कौन बन सकता है। जब कभी भी आयोग बनाए जाते हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दिया जाता है, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो आपको सुप्रीम कोर्ट या आपका जो है उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हैं, मुख्य क्या रह सकते हैं, न्यायमूर्ति रह चुके हैं। देखिए, इस आयोग के महत्व को आप समझिए। सामान्य व्यक्ति अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। जैसे आपके वर्तमान में कौन है, बोबड़े जी हैं, तो केवल न्यायमूर्ति नहीं,
समझ में आया कि नहीं? केवल और केवल कौन अध्यक्ष बन सकता है? मुख्य न्यायमूर्ति बन सकता है। सोचिए मानवाधिकार आयोग कितना सशक्त होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जो भारत देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हैं वही क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। मतलब जिन्होंने लंबे समय तक क्या दिया है, न्याय निर्णय किया है, उन व्यक्तियों को आप वहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में अगर आप बैठाते हैं तो उस आयोग के महत्व को आप समझ सकते हैं। और केवल की पॉइंट है, याद रखिए, केवल और केवल कौन बन सकता है अध्यक्ष? जो उच्चतम न्यायालय के क्या रह चुके हैं? मुख्य न्यायमूर्ति। क्या रह चुके हैं? मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हैं, वही उसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। उसके अतिरिक्त एक सदस्य कौन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट का क्या रह चुका है? न्यायमूर्ति रह चुका है, वह एक सदस्य होगा। ठीक, उसके बाद एक सदस्य कौन होगा? एक सदस्य और होगा जो हाई कोर्ट के क्या रह चुके हैं? जस्टिस रह चुके हैं या क्या रह चुके हैं? न्यायमूर्ति रह चुके हैं। ठीक, याद करते जाइए। चौथा जो है, दो अन्य सदस्य होंगे, दो सदस्य और होंगे। ठीक, इनमें ऐसे सदस्यों को शामिल किया जाएगा जिनको मानव अधिकार से जुड़े मामलों में क्या है? व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है। ठीक, उनको क्या बनाया जाएगा? या जिनको मानव अधिकारों से संबंधित क्या है? ज्ञान है या व्यवहारिक अनुभव है। क्या है जी? व्यवहारिक अनुभव है। ऐसे दो सदस्यों को इस आयोग में क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। ध्यान रखिए। तो संरचना में कौन आ गया? अध्यक्ष कौन बन सकता है? केवल और केवल उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बन सकता है। और कौन बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति बन सकता है। और कौन होगा? एक सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति, कोई भी उच्च न्यायालय जो है। उसके अतिरिक्त दो ऐसे सदस्य होंगे जिनको मानव अधिकारों से जुड़े मामलों का ज्ञान है या व्यवहारिक अनुभव है। ये सभी क्या होंगे? आयोग के क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है आपके जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं, लिख लीजिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग लिख लीजिए, के जो आपके अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। उसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति हो गया, अनुसूचित जाति आयोग के जो क्या है आपके अध्यक्ष हैं। ये सभी क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। लेकिन याद रखिए, ये सभी कार्यों में क्या नहीं रहेंगे? शामिल नहीं रहेंगे। केवल जो है आपका जो धारा 12 है जिसमें आयोग के कार्य लिखे हुए हैं। किसके कार्य लिखे हुए हैं? आयोग के कार्य। और उस आयोग के कार्य में बाकायदा जो है 12ख से लेके 12 कहाँ तक? निय तक जो कार्य सौंपे गए उन कार्यों में ये लोग क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। फंडा क्लियर हुआ? अन्य कार्यों में क्या नहीं होंगे? शामिल नहीं होंगे। तो इनको भी क्या किया जाता है? आयोग में शामिल किया जाता है। याद रहेगा? ठीक, तो मूल रूप से आप इनको ना लिखें तो भी चलेगा, इनको आप लिख लीजिए, याद रहेगा। अब प्रश्न ये है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? देखिए आप तो वैसे आप सभी लोग संविधान पढ़ते ही होंगे, तो नियुक्ति में भी एक प्रश्न आता है, कौन कौन करता है। कभी कभी क्या होता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, कभी कभी कौन करता है नियुक्ति? केंद्र सरकार करता है। अब विधि के ऊपर डिपेंड करता है। अगर विधि में पारदर्शिता लेके आनी है तो उन विधियों में अधिकांश मामलों में राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। कभी कभी क्या होता है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है। केंद्र सरकार जिन मामलों में नियुक्त करती है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है केंद्र सरकार जो है अपने पक्ष के लोगों को क्या करती है? आयोग में बैठाती है। काफ़ी इस पर विवाद होता है, इसलिए प्रयास किया जाता है कि अगर कोई आयोग है, महत्वपूर्ण आयोग है, उन आयोगों में राष्ट्रपति को क्या किया जाए? अधिकार दिया जाए। अब प्रश्न है कि राष्ट्रपति कैसे नियुक्त करेगा? व्यवहारिक है, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। जैसे आपका जो है निर्वाचन आयोग है, ठीक, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, वहाँ पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद कुछ मामलों में कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। कुछ मामलों में आजकल नई परंपरा चली आ रही है जिसमें राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह से ना करके एक चयन समिति होती है। एक क्या होती है? चयन समिति होती है। चयन समिति की सलाह पे करता है। किसकी सलाह पे करता है? चयन समिति की सलाह पे करता है। ठीक, 3 तरीके होते हैं क्लासिफाई करने के। तो इनमें से जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार का मामला है वो तीसरे कैटेगरी का है, जिसमें राष्ट्रपति करता है और किसकी सलाह पे करता है? चयन समिति की सलाह पे करता है। बाकी आप याद रखें किन्हीं आयोगों में केंद्र सरकार भी करती है, कहीं कहीं राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ ना होकर वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। जैसे निर्वाचन आयोग है, उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए और नियुक्ति का जो अधिकार है जो राष्ट्रपति को दिया गया है वह जो है चयन समिति के माध्यम से क्या हो?
नियुक्ति हो, लेकिन ऐसा कोई सरकार कर नहीं रही है या उस विधि को अभी भी पार्लियामेंट में लाया नहीं गया है, हालांकि लाना चाहिए। ठीक, पिछले चुनाव में आपने देखा भी है, आरोप लगते आए हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वगैरह होते हैं, उसका मूल कारण है कि जो उनकी चयन की प्रक्रिया है उसमें केवल राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, राष्ट्रपति नियुक्त करे, लेकिन किसकी सलाह पे करे, चयन समिति के सिफारिश पे। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका मामला कहाँ है, कौन से वाले मामलों में है, राष्ट्रपति करेगा लेकिन चयन समिति के सलाह पे करेगा। तो प्रश्न है कि चयन समिति में कौन कौन शामिल होंगे, तो लिख लीजिए इस चयन समिति में आपके जो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और ये प्रधानमंत्री उस चयन समिति के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री क्या होंगे, चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। उसके अतिरिक्त दूसरा कौन व्यक्ति होगा, जो आपका लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। दूसरा व्यक्ति कौन होगा चयन समिति में, यह क्या होंगे, सदस्य के रूप में क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक, तीसरा व्यक्ति कौन होगा, गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, या उसको गृह मंत्री कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गृह मंत्रालय में अगर गृह मंत्री का पद खाली है तो कोई दूसरे व्यक्ति को भार साधक के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए अधिनियमों में अधिकांश गृह मंत्री ना लिख के उसका भार साधक मंत्री ही लिखता है, इसलिए जो गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री है, इसलिए आप आंसर राइटिंग वहाँ पर गृह मंत्री ना लिख के क्या लिखेंगे, जो व्यक्ति भी क्या है, गृह मंत्रालय का क्या है, गृह मंत्रालय का भार साधक। जैसे अभी गृह मंत्रालय में गृह मंत्री कौन है जी, राजनाथ सिंह हैं, वो उसमें क्या बनेंगे, बैठेंगे। उसके बाद कौन आएगा, चौथा होगा लोकसभा का विपक्ष का नेता, लोकसभा का कौन, विपक्ष का नेता। पांचवा व्यक्ति कौन होगा, राज्यसभा का, कॉपी पेन लेके चलिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, उस पर आप निर्भर मत रहिए, मेरी राइटिंग वैसे भी अच्छी बनती नहीं है। राज्यसभा का विपक्ष का नेता। और छठवां व्यक्ति कौन होगा, राज्यसभा का उपसभापति। छठवां व्यक्ति कौन होगा, राज्यसभा का उपसभापति। ये क्या होगा, चयन समिति होगा, इसके सिफारिश के आधार पे ही क्या होगा, ठीक, राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करेगा। ठीक, किनको किनको नियुक्त करेगा, आप समझ पा रहे हैं, याद रहेगा। ये हो गई क्या, नियुक्ति। इतने में आपको समझ में आ गया हो। अगला जो है, अगले टॉपिक पे अपन जाते हैं। नियुक्ति के बाद अब प्रश्न है कि इनकी पदावधि कितने साल की रहेगी, तो याद रखिए 5 साल तक रहते हैं। पद धारण करने के कितने साल तक रहते हैं, 5 साल तक या 70 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 70 वर्ष तक। 5 साल या 70 वर्ष, लिख लीजिए 5 साल या 70 वर्ष। अगला जो है, पद मुक्त कैसे किया जाएगा। ठीक, इनको पद से मुक्त कैसे किया जाएगा। पद मुक्ति की कुछ सामान्य प्रक्रियाएं हैं। एक तो सामान्य प्रक्रिया ये है कि पहला क्या हो सकता है, अगर कार्यकाल क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। कार्यकाल कैसे समाप्त होगा, यदि किसी व्यक्ति को कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यदि 70 वर्ष की उम्र हो जाती है तो पद से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। सामान्य प्रक्रिया। दूसरा जो है, इस्तीफा दे दिया जाए इनके द्वारा, स्वेच्छा से भी क्या दे सकते हैं, इस्तीफा दे दिया। जैसे इन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस्तीफा दे दिया, दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका जो हो सकता है कि हटाया जाए, रिमूव किया जाए, हटाया जाना। जैसे राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट होता है, वैसे ही इनके लिए क्या होता है, हटाया जाता है। तो प्रश्न है कि हटाया कैसे जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, हटाए जाने के लिए आधार। ठीक, हटाए जाने के लिए क्या, आधार। आधार क्या है हटाए जाने के लिए, लिख लीजिए सिद्ध कदाचार के आधार पे। सिद्ध कदाचार के आधार पर, लिख लीजिए सिद्ध कदाचार के आधार पे। प्रश्न ध्यान से देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, कदाचार उचित आचरण ना कर पाना। ठीक, क्या कहलाता है, कदाचार कहलाता है। और वह क्या होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। तो प्रश्न है कि सिद्ध कैसे करें। अगर किसी पत्रकार ने या किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार के आरोप अगर आरोपित कर दिए इस पे, आयोग के सदस्य अध्यक्ष पे, क्या वह पद से मुक्त हो जाएगा, नहीं। समझ में आया कि नहीं, उसके लिए बाकायदा व्यवस्था होती है। सिद्ध कदाचार के लिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, निर्देशित करेंगे। किसको निर्देशित करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को। किसको निर्देशित करेंगे, तो राष्ट्रपति के निर्देश पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जांच करेगी। ठीक, और जांच करने के आधार पे बाकायदा जो है मेंशन करेगी कि अमुक व्यक्ति पे, अध्यक्ष या सदस्य पे सिद्ध कदाचार क्या होता है, सिद्ध होता है। इस जांच में, रिपोर्ट में बाकायदा जो है अगर मेंशन करती है
कि यह कदाचार क्या होता है, सिद्ध होता है, तब जाके उन्हें पद से मुक्त किया जा सकता है। तो किस आधार पर उनको मुक्त कर सकते हैं? सिद्ध कदाचार के आधार पर। सिद्ध कदाचार मतलब यह जो कदाचार क्या होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। तो प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति के निर्देश पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान उस मामले की जांच करेगी। जांच करने के पश्चात जो रिपोर्ट आएगा उसमें बाकायदा जो है मेंशन किया जाएगा कि इनके ऊपर आरोप क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं, तब जाके जो है उनको पद से क्या किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा। यह हटाए जाने की क्या प्रक्रिया। ठीक। अगला जो टॉपिक है, कभी कभी जो है राष्ट्रपति जो है सामान्य परिस्थितियों में भी पद से मुक्त कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। ठीक, ये सामान्य है, ऐसा होता है, दिवालिया हो गया। अब तो दिवालिया होते ही नहीं लोग समझ में आया कि नहीं। अगर अन्य सवेतन नियोजन में चले जाए, अन्य सवैतनिक नियोजन में, इसका तो समझ रहे हैं ना, किसी अन्य संस्था या राज्य के अधीन किसी प्रकार के नियोजन में क्या हो जाते हैं, सवैतनिक नियोजन में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, पद से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति क्या हो सकते हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से क्या हो जाए, शारीरिक या मानसिक रूप से शौथिल्य या कार्य करने के योग्य ना रहें, तो उनको पद से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक। उसके अतिरिक्त अगर जो है ऐसा कभी कभी होता है कि किसी अपराध में क्या हो जाते हैं, अपराध में दोषी हो जाएं, अपराध के क्या हो जाएं, सिद्ध दोष, अपराध में क्या हो जाए, दोषी हो जाएं। और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जिस अपराध में दोषी पाए गए हैं पूर्णतः अनैतिक था, मतलब वह अपराध अनैतिक था, ऐसे अपराध के लिए अगर आप सिद्ध दोषी पाए जाते हैं तो भी आपको पद से मुक्त किया जा सकता है। तो मुक्त करने के 3-4 तरीके हो गए। कार्यकाल समाप्त होने पे सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तीसरी प्रक्रिया जो है हटाया जाना में एक सामान्य ये व्यवस्था होती है और ये जो टिपिकल व्यवस्था है। हालांकि हटाया जाना मतलब आपको इसको ही लिखना है, इसको आप नहीं लिखेंगे चलेगा, इसको पहले लिखिए। ठीक, अच्छे से समझ लीजिए इसको, बार बार वीडियो को देखिए, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको बार बार देख सकते हैं। ये हो गया बेसिक जो है मानव अधिकार आयोग के बारे में जानकारी। अगला जो टॉपिक है मानव अधिकार आयोग का कार्य, इसको मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।